राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं वज्र घोष। मैं हूं नन्हे पहलवान। पंजाब से जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई ना, और जब उन्होंने दिल्ली घेरा और जब लाल किले पे 26 जनवरी उस दिन वो जो वहां कांड हुआ दिल्ली में, तो पूरे पंजाब की जो लीडरशिप थी ना, जो खालिस्तानी लीडरशिप थी या एंटी इंडिया लीडरशिप थी, विपक्ष था, वो बस इतना चाहता था कि मोदी जी की सरकार, मोदी जी की पुलिस, पैरामिलिट्री आर्मी या कोई भी, वो जो दिल्ली पुलिस थी, वो जो मोदी जी के नीचे आती थी, गृह मंत्रालय के नीचे आती थी, वो उन किसानों के ऊपर, वो जो किसान के भेष में एंटी इंडियंस थे ना, जिन्होंने किसानों का चोला ओढ़ रखा था, वो उन पे गोली चला दें और दो चार किसान मर जाए और फिर वो पूरे इंडिया में एक सहानुभूति की लहर चलाए कि देखो कैसे किसानों के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार ने गोली चलवा दी। पर मोदी जी ने उतना बड़ा संकट भी टाल दिया, उसके लिए मैं मोदी जी को साधुवाद करूंगा। ममता बनर्जी की देखिए क्वालिटी है, मैं उस महिला की एक तारीफ करूंगा। मैंने उनकी एक फोटो देखी है, वो फोटो मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा कि हुआ क्या था कि जब ममता बनर्जी इमरजेंसी के दिनों में यंग लीडर होती थी, एकदम उन दिनों मतलब एकदम ही जवान सी थी। ये फोटो देखिए आप लोग। जयप्रकाश इमरजेंसी के दौर में जयप्रकाश नारायण जी की गाड़ी के ऊपर चढ़ के ममता जी ने वो प्रोटेस्ट किया था। तो ममता शुरू से एक फाइटर तो रही हैं, और कहीं ना कहीं 36 साल के उस वामपंथ का अंत उन्होंने किया बंगाल में, और फिर कभी वामपंथी वापस पावर में आए नहीं ना, कांग्रेस वहां पावर में आ पाई, और कांग्रेस और वामपंथ का उन्होंने वहां पे तो एकदम समूल नाश कर दिया, विनाश कर दिया। जैसे अरविंद केजरीवाल को भी मैं कहूंगा कि वो आदमी कुछ भी कहिए है फाइटर, एक नंबर का धूर्त है, चोर है, कपटी है, एक नंबर का ठग है, एक नंबर का अय्याश है, लेकिन उसने पंजाब से और दिल्ली से कांग्रेस की समाप्ति कर दी, गोवा से समाप्ति कर दी, गुजरात से कर दी, है उत्तराखंड से कर दी, और अगला टारगेट उसका पता क्या होगा? राजस्थान, एमपी, वो इन स्टेट्स को भी टारगेट करेगा। तो है पट्टा, वो भी फाइटर, उसको पता है कांग्रेस को समाप्त कैसे करना है, और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अरविंद केजरीवाल ही पूरा करा के देगा। लेकिन अब ममता दीदी ने जो मालदा में किया है, उसके लिए उनको क्षमा तो नहीं करना चाहिए। मैंने ना कुछ फैक्ट्स नोट किए, मेरे सामने वो फैक्ट्स पड़े हुए हैं कि देखिए भाई, ममता दीदी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? एंटी इनकम्बेंसी है। ममता दीदी को पता है कि जैसे एक बार बंगाल से वामपंथी गए तो वापस नहीं आ पाए, उनको पता है कि अगर मैं गलती से भी चली गई तो फिर मैं वापस नहीं आऊंगी। उसमें ममता दी क्या कहती थी, देखिए ममता दी के शुरू के ना कुछ स्लोगन्स थे, उसको याद भी करिए आप लोग को याद आएंगे। ममता दी कहती थी कि अगर तुम लोग सीए लाए तो मैं गृह युद्ध करा दूंगी, अगर तुम लोग वक्फ लाए तो मैं देश में आग लगा दूंगी, अगर तुम लोग, मतलब अच्छा, इस सब में हुआ क्या? एक मच्छर नहीं मरा, ना सीए में ना वक्फ में। बंगाल में गृह युद्ध होना या देश में गृह युद्ध तो बहुत दूर की बात है, एक मच्छर नहीं मरा। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ताकत है। उसके बाद ममता जी ने क्या कहा था, मुझे वो बात याद है कि अगर एसआईआर लाए तो गृह युद्ध करा दूंगी। एक मिनट, एसआईआर कौन करा रहा है बंगाल में? सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करा रहे हैं। तो तुम मोदी को ब्लेम मत करो ना। अब देखिए मैं बताऊं, देखिए सारी बातों के बाद ममता के सामने प्रॉब्लम क्या है? 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, काम उन्होंने कुछ किया नहीं है, और उन्होंने वहां जो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, पंजाब में हमने देखा था ना कि कैसे भिंडरावाला के समय पे चिन्हित करके बसों से, रेलगाड़ियों से उतार के हिंदुओं की हत्या की गई। वो सेम काम ममता के रिजीम में 15 साल में बंगाल में हिंदुओं के साथ हुआ। मैं नहीं कहूंगा भाजपा के वोटर्स के साथ हुआ या भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, उनके साथ तो उनके घर की महिलाओं का, बस आप लोग समझदार हैं। लेकिन ममता बनर्जी के शासन में तो ये हुआ है, और यही पंजाब में है उस 78 से लेकर 94 के दौर में हुआ था। तो कहीं ना कहीं ममता उस चौराहे पे खड़ी हैं
कि अब या तो वो, देखिए ममता का ना सिर्फ एक सिंपल प्लान है कि ममता ये चाहती हैं कि सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी हैं, जो इस वक्त वहां डिप्लॉयड हैं, वो 2-4 लोगों पे गोली चला दे और ममता इस पूरे इलेक्शन को दिल्ली वर्सेस बंगाली अस्मिता पे ले आए। लेकिन दिक्कत कहां से, इस बात को भी समझिए। ममता के गुंडे, वो गुंडे जो आज तक चिन्हित करके भाजपा के वोटर्स को निकलने नहीं देते थे, वो गुंडे जो चिन्हित करके भाजपा के वोटर को शरेआम धमकाते थे कि तुमको वोट देने नहीं जाना है, बड़ी बड़ी सोसाइटियों के बाहर, गेट के बाहर बैठ जाते थे। वो जो सोसाइटीज थी ना, जो मतलब जिनके आसपास एक पूरी वॉल, बैरिकेडिंग वॉल बनी होती है और एक गेट होता है एंट्री एग्जिट का, उसके बाहर बैठ जाते थे और चिन्हित करते थे हर परिवार को कि कौन टीएमसी को वोट देगा, कौन भाजपा को देगा। और उस पूरी सोसाइटी में जाके भाजपा वोटर्स के घर में घुस के कह के आते थे कि तुम्हारा वोट डल गया, वोट देने नहीं जाना है। तो इस बार ममता ने जो मालदा में किया है ना, अभी आप सोच के देखिए कि 7 जज जो कि इलेक्शन कमीशन ने भेजे थे एसआईआर के लिए, जिसमें 3 महिला थी और एक महिला की गोदी में 5 साल का बच्चा था, उनका है मॉब लिंचिंग कराने की कोशिश की। बंगाल पुलिस ने 18 लोग अरेस्ट किए हैं। 10-20 हजार की भीड़ थी, 18 लोग अरेस्ट करके हम क्या कर लेंगे हैं? बंगाल पुलिस का डीजी, बंगाल पुलिस का होम मिनिस्टर, बंगाल पुलिस का होम सेक्रेटरी, बंगाल पुलिस का चीफ सेक्रेटरी फोन नहीं उठा रहा था। अपने ऑफिशियल फोन्स, जिसको आपको उठाना ही पड़ता है, इसको आप बंद नहीं कर सकते, 10 घंटे उन्होंने फोन नहीं उठाया है। 10 घंटे तक उन लोगों को कमरे में बंद करके रखा उस भीड़ ने, उस उन्मादी भीड़ ने, उस जिहादी भीड़ ने। और ममता कह रही है कि मैंने क्या किया, मेरे लोगों ने क्या किया है, ये तो दिल्ली करा रही है। एक बात बताइए ना, ममता चाहती क्या है? जब सीआरपीएफ वहां से उन लोगों को रेस्क्यू करके निकली है और ममता के गुंडों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की है, तो ममता का सिर्फ एक मोटिव था कि सीआरपीएफ कैसे भी वहां फंस जाए और वहां घेर ली जाए और वहां से बच के निकलने के लिए गोली चलाए और 2-4 लोग बंगाली मर जाएं, तो बंगाल वर्सेस दिल्ली करा दे, बंगाली अस्मिता वर्सेस दिल्ली कराए। ममता के पास और कुछ तो बचा नहीं है। ममता बनर्जी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उनको पता है कि अगर फेयर इलेक्शन हुआ, फेयर फाइट हुई, तो वो और उनका प्रशासन, उनके लोग फिर जीवन में कभी वापस बंगाल में सत्ता में नहीं आएंगे। जैसे 36 साल के उस शासन के बाद कम्युनिस्ट गायब हुए ना, तो ममता को पता है कि अगर इस बार मैं चुनाव हारी तो फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। इसीलिए ममता बनर्जी इतनी गुंडागर्दी कर रही है। अब ममता के गुंडों ने कलकत्ता और उसके आसपास जितनी भी वो सोसाइटीज है ना, वहां जाके लोगों को धमकाना शुरू किया है कि बिजली काट दूंगी, पानी काट दूंगी, मैं तो जीती रही हूं, अगर मैं हारी है या अगर मुझे पता चल गया कि इस सोसाइटी से मुझे वोट नहीं मिला है। भाई बीजेपी ने तो एक बड़ा बढ़िया काम किया, बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो बूथ पहले सोसाइटी से बाहर होते थे उसको उनकी ही कॉलोनी में कर दिया है, बूथ कॉलोनी में बना दिया है कि भैया लो कॉलोनी में वोट डाल दो। तो ममता के गुंडे वहां घूम के कॉलोनी में पता क्या कह रहे हैं कि अगर इस कॉलोनी से वोट कम गया तो तुम्हारा पानी, तुम्हारी बिजली, तुम्हारे सीवर चोक करा दूंगी। है ये ममता के गुंडे आज वहां कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भाई कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अपने चीफ जस्टिस हो सूर्यकांत जी, वो लोग इस मामले पे इस बार अड़ गए हैं, अकड़ गए हैं और ममता को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए इसमें एक और बात है कि ममता ये चाहती हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए। उसका कोई फायदा नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण पता है क्या है? भाई जब आचार संहिता लग जाती है ना, तो वैसे भी स्टेट प्रशासन के पास कुछ बचता नहीं है करने के लिए। हाँ, पैरामिलिट्री को लोकल पुलिस के साथ मैनेज करके, लोकल पुलिस के ही नेतृत्व में या निर्देश में उनको काम करना होता है। जैसे कोई भी हिंसा होती है तो जो मुकदमा लिखा जाता है वो लोकल पुलिस थाना ही लिखता है। तो
सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को काम तो लोकल थाने के साथ मिलकर ही करना होता है, लेकिन जब पैरामिलिट्री लग जाती है ना तो आम जनमानस को एक ताकत मिलती है। वो काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, इलेक्शन कमीशन ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन सब कुछ के बाद ममता आज भी ये चाहती हैं कि मालदा में तो गोली नहीं चली, कोई बात नहीं, वो उनका पूरा फोकस है कि बंगाल में, कलकत्ता में कहीं तो गोली चल जाए कि वो इस पूरे चुनाव को दिल्ली वर्सेस बंगाली अस्मिता कर पाए। और ये गलती नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब नरेंद्र मोदी के काफिले को पंजाब में रोक लिया गया था, तब भी नरेंद्र मोदी या उनके जितने भी लोकल वहां उनकी जो सिक्योरिटी में लोग थे ना, उन्होंने वहां पे उस दिन समझदारी दिखाई और एक भी गोली नहीं चलाई। हाँ, पंजाब पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारी को समझा दिया था कि लाशें बिछा देंगे, लाशें। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी या उनकी पुलिस को पैरामिलिट्री ने समझा दिया है कि कुछ ऐसा न करना कि तुमसे फिर लाशें बटोरी न जाए। तो मुझे लगता है कि ममता दीदी की सारी बातों के बाद उनकी गुंडागर्दी बस इतनी है कि बीजेपी के वोटर को धमकाओ, बीजेपी के वोटर को डराओ कि वो वोट देने ना निकले। इस बार देखिए, ये एक बात तो कंफर्म है कि बंगाल की लोकल पुलिस बूथ के अंदर नहीं रहेगी, बूथ के अंदर रहेगी पैरामिलिट्री, सेंट्रल पैरामिलिट्री। और सेंट्रल पैरामिलिट्री के भी कई ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है, उनको कस्टडी में ले लिया गया, उनकी नौकरी चली गई है, क्योंकि वो लोकल प्रशासन के साथ मिलके ममता के फेवर में काम कर रहे थे। और वो सारे गोल टोपी थे, आपको ये भी बता दूं मैं। तो इस बार वो गोल टोपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि ममता दीदी ठीक है, बहुत बड़ी लीडर थी हैं, लेकिन उस सब के बाद ममता दीदी इतना जान लें कि बीजेपी है तो मुमकिन है फेयर इलेक्शन। और अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो ममता दीदी इस बार निपट जाएंगी, है। तो इसीलिए मालदा कांड हुआ है, इसीलिए ममता दी चाहते हैं कि कैसे भी बंगाल में अगले 10 दिन के भीतर चुनाव से पहले एक बड़ा कांड हो जाए, जिससे वो बंगाल वर्सेस दिल्ली करा सकें। बंगाल मतलब बंगाली भाषी वर्सेस हिंदी भाषी करा सकें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बहुत समझदार हैं, बहुत सचेत हैं, बहुत सतर्क हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं बंगाल के वोटर्स से एक अपील करूंगा कि निकलिए, मत डरिए, नाखून कटाना है, गर्दन थोड़ी कटानी है। जाइए, वोट दीजिए और भाजपा को जिताइए। और ममता के इस रावणी शासन से, मैं रावण से तुलना कर रहा हूं, आप ये सोचिए कि बंगाल इज लाइक लंका, और एक दुराचारी के शासन से अपने आप को निकालिए। तो आपको अंततः कमल का बटन तो दबाना पड़ेगा, कमल के बटन पे वोट डालिए और ममता जैसे हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, सनातन विरोधी को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।